वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 4 पढ़ने वाला है। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था एंड रिडक्शन फार्मूला और वालिस फार्मूला से हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो पार्ट 4 में हम कुछ अदर पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। अगर इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया है। हमें डायरेक्टली स्टेप यूज़ करने जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है। ठीक है, तो सपोज कर लिया हमने कि कोई फंक्शन मेरा एफ एक्स है और वो एफ एक्स मेरा यहाँ से ए टू बी, लिमिट अगर मैं बात करूँ तो ए टू बी है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये क्या देता है, एरिया देता है। तो यहाँ से पूरा एरिया मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालूँ तो मुझे ये पूरा एरिया मिलेगा। तो मैंने इस एरिया को क्या किया कि एन स्टेप में चेंज कर दिया और एन स्टेप ऐसी रखी मैंने जिनकी लेंथ क्या है, सेम है, और वो लेंथ क्या है मेरी एच है। यानी ये जो लेंथ है, यानी ब्रेथ भी बोल सकते हो आप, ये मैंने क्या रखा, एच रखा। अगर मान लो कि एच को मैं जीरो की तरफ मूव करा दूँ, जैसे मैं जीरो की तरफ मूव कराऊंगा तो ये स्टेप क्या होती चली जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी, ऐसे ऐसे, और छोटी ऐसे हो जाएगी। तो मीन्स मैं क्या बोलूँगा कि इनकी बीच की जो ब्रेथ है या फिर लेंथ है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो अभी ये जो मेरा ऐसे मूव कर रहा है तो कुछ देर के लिए फंक्शन मेरा ये कुछ ऐसे हो जाएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म की तरह हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैंने सपोज कर लिया कि मेरा h जीरो की तरफ जा रहा है, h मेरा जीरो की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, लिमिट लगाते h टेंस टू जीरो लिख दूंगा। तो जैसे ही मैं h को जीरो की तरफ लेके जाऊंगा तो ये स्टेप मेरी बहुत छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो एक रेक्टेंगुलर शेप की बन जाएगी, रेक्टेंगुलर शेप की बन जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट वाली स्टेप की बात करूँ तो ये लेंथ मेरी कितनी होगी, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो मेरी, ये फंक्शन अगर मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स है, तो मैं ए पर वैल्यू निकाल लूँगा तो ये एफ ए हो जाएगा। तो ये एफ ए है तो ये भी एफ ए हो जाएगा, और ये मैंने एच कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, एच है। तो इसका अगर एक स्टेप का अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया क्या आ जाएगा, एच मल्टीप्लाई ऑफ एफ ऑफ ए। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सॉरी, फर्स्ट स्टेप का एरिया क्या आ जाएगा, एच डॉट एफ ऑफ ए। ऐसी सेकंड वाले का क्या आ जाएगा कि सेकंड वाले की स्टेप की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो इसकी ये ब्रेथ तो एच ही हो जाएगी, और लेंथ की अगर मैं बात करूं इसके करस्पॉन्डिंग तो इतना चलने के बाद ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, एफ ए था, एफ ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो अभी एरिया कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी ऐसे समझो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ए लेंथ है। अगर इस वाले कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतनी डिस्टेंस एच है तो ए प्लस एच आ जाएगा। तो इस वाली अगर मैं लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो फंक्शन में हम क्या रख देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर मान लो कि एच की वैल्यू अगर मैं 2 लेके चलता हूँ और ए की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 2, ये कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल जाएगा, 5 के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एच आ जाएगा। और लेंथ कितनी है, लेंथ तो मेरी यानी ब्रेथ जो है वो मेरी एच अभी भी है। तो अगर इसका भी एरिया निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच मल्टीप्लाई एच। तो ऐसी सारी स्ट्रिप का एरिया निकाल के मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो वही मेरा किसके इक्वल में हो जाएगा, इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो बस यही फंडा है कि हमें एरिया बस फाइंड करना है यूजिंग लिमिट। तो वही हमारा किसके इक्वल में हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ सेम फंक्शन का हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लास्ट स्ट्रिप की बात करूं तो लास्ट स्ट्रिप क्या होगी मेरी, ये वाली स्ट्रिप होगी।
ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाला लेके चल रहा हूँ, तो इस वाली स्ट्रिप के लिए ये लेके चलूँगा मैं, तो ये लेके चलूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए प्लस, अब कितनी एन हम यानी कितने टाइम्स ऑफ एच चले, तो अगर बी की अगर मैं बात करूँ तो बी मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन एच, क्योंकि एन स्ट्रिप है। पर हमें तो इससे पहले वाली लेंथ चाहिए, तो पहले वाली लेंथ के लिए क्या करूँगा मैं, एन माइनस वन बोलूँगा एच। तो ये लास्ट स्टेप के लिए मेरी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ मेरी एच हो जाएगी। तो यहाँ से बस हम क्या कर देंगे, सारी स्ट्रिप का एरिया हम ऐड कर देंगे, और हमने कंसीडर कर लिया है कि हमारा एच कहाँ पे जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो हम सारा जो एरिया निकल के आया है वो सारा एरिया हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एच को क्या ले लेंगे हम, जीरो की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, और यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, जो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है ए टू बी में। बस यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, एच कॉमन ले लेंगे और बाकी सब ऐसे रहेगा। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख देंगे या समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या वेरिएबल हो रहा है, एच वेरिएबल हो रहा है। कैसे हो रहा है, सिंपल 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने ये सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया, एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू एच। एच की वैल्यू देखो यहाँ पे है नहीं, तो आर की वैल्यू मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा। कहीं कहीं बुक में आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे एन की तरफ जाएगा। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो एन तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो एन माइनस वन तक जाएगा। ठीक है। तो वहाँ वाले केस में हम क्या कर लेते हैं कि हम स्ट्रिप के सेकेंड पोर्शन की लेंथ मान के चलते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज आ जाता है, पर बात एक ही है। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमारा किसके इक्वल में आ जाएगा, लिमिट ऑफ सिग्मा के इक्वल में आ जाएगा, यानी सम के इक्वल में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एच की वैल्यू देखूँ तो बी इक्वल टू, मेरे अभी बताया था, बी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस स्ट्रिप कितनी है, एन है, तो एन स्ट्रिप कितनी लेंथ की है, एच की है, तो एन इंटू एच। अगर मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकालूँ तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखो ये तो वही सिमिलर फॉर्मूला अभी पीछे लिखा था। कभी कभी यहाँ पे लिमिट हमें क्या मिल जाती है, एन टेंस टू इन्फिनिटी मिल जाता है। अगर मैं यहाँ से ए और बी देखूँ तो ये तो मेरे क्या है, कांस्टेंट है। एच और एन में अगर मैं रिलेशन देखूँ तो एच इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। अगर मेरा एच जीरो की तरफ जा रहा है, एच जीरो की तरफ जा रहा है, तो एन कहाँ पे जाएगा, एन मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं लिमिट को यहाँ से चेंज करूँ, एन को एच को एन में, तो एन मेरा कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और एच तो मेरा कांस्टेंट है, इसको अंदर रखूँ या बाहर रखूँ तो उससे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या है, अंदर भी लेके गया हूँ। क्यों, कहीं कहीं बुक में आपको अंदर भी मिलेगा, कहीं कहीं बाहर भी मिलेगा। ठीक है। इसका स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है इसमें ए की वैल्यू मैंने जीरो ले ली और बी की वैल्यू वन ले ली। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to 1 एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, तो लिमिट मेरा क्या रहेगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, और एच तो एच ही रहेगा, और आर इक्वल टू 0 to n, इतना पोर्शन तो सेम रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, आर एच, सॉरी, अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू में जीरो पुट करूँगा तो आर एच मिलेगा, तो सिंपली आर एच यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो बस इतना सा थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर हम देखें, एक मिनट, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अब हमने देख लिया था कि एच और एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे एच की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन एन होगा। तो बी की वैल्यू कितना है, 1, ए की वैल्यू कितना है, 0, 1 माइनस 0 अपॉन एन। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एच इक्वल टू 1 अपॉन एन होगा।
तो मैंने h को सिंपली n में रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो h को मैंने रिप्लेस किया तो क्या आ जाएगा, r/n आ जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में लिखते ही हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे कि जो हमारा लिमिट है उस लिमिट को हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे, लिमिट और सिग्मा को। ठीक है, लिमिट और सिग्मा को हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। 1/n को हम dx में लिखेंगे और r/n को हम x लिखेंगे। अब बात आती है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे कि r की जो लोअर लिमिट दी है वो कितनी दी है, यहाँ पे 1 दी है, डिवाइड बाई n करेंगे और लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ऐसी अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट के लिए r की अपर लिमिट कितनी है, n-1 है, n-1 अपॉन n करेंगे और लिमिट लगा देंगे हम n टेंस टू इन्फिनिटी। ये सारा मैंने मेंशन किया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ से देखो n इस ये कैंसिल हो जाएगा, 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारा 0 to 1 हो जाएगा, दोनों लिमिट मिल जाएंगी। तो ये सारा बस एक इंट्रोडक्शन था, इसकी कोई नीड नहीं है। अभी जो हम स्लाइड पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टेप टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम सीरीज को क्या करेंगे, सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या बोलेगा कि 1/n को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे अभी हमने h को बाहर लिया था तो h इक्वल टू वही आ जाएगा 1/n। तो हम क्या करेंगे, 1/n को बाहर ले लेंगे। ठीक है, और अंदर जो हमारा r और n की फॉर्म में जो भी बचेगा उसको r/n की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर r/n की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस लिमिट या समेशन की सीरीज को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम सिग्मा के अंदर जो r और n हमें गिवन है, अगर हम उसको r/n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि r/n को हम सिंपली x लिखेंगे, सिग्मा को हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे और 1/n को dx लिखेंगे। तो यही रिप्लेसमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है। r/n को हमें क्या लिखना है, r/n को हमें x लिखना है और सिग्मा को हमें इंटीग्रेशन में चेंज करना है और 1/n को हमें dx लिखना है। ठीक है, पहला रिप्लेसमेंट तो ये हो गया। अब बात आती है कि लिमिट। तो लिमिट निकालने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अगर मान लो कि हमें लोअर लिमिट निकालना है तो लोअर लिमिट के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास r की वैल्यू है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूँगा सिग्मा में जो हमें यहाँ पे r इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है तो वो वाली वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, डिवाइड बाई n करना है और लिमिट लगाना है हमें n टेंस टू इन्फिनिटी। सेम काम हमें अपर के लिए करना है कि यहाँ पे जो अपर वैल्यू होगी वो लिखना है सिग्मा की, डिवाइड बाई n करना है और लिमिट हमें लगा देना है क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 3 स्टेप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें यही यूज़ करना है। इससे पहली वाली जो स्लाइड में हमने देखा था वो बस ये था कि कहाँ से हमारा इंटीग्रेशन निकल के आया। अब ये डायरेक्ट स्टेप तो वहाँ से कैलकुलेटेड है, अब इनका यूज़ कैसे करते हैं वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो इससे यानी इसका यूज़ हमारे पास ये है कि जो क्वेश्चन हमारे सैंडविच थ्योरम से बनते हैं, आइदर वो क्वेश्चन सैंडविच से नहीं भी बन पाते हैं तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वहाँ सैंडविच थ्योरम में हम सोचते थे कि ये 2 फंक्शन हम कौन कौन से क्रिएट करें जिनके बीच में ये फंक्शन आए, यहाँ पे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अपने माइंड में ये रखना है कि लिमिट के क्वेश्चन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आया भी है जेईई मेंस में, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम नंबर अगर 1 की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है
सिग्मा की फॉर्म में लिखना। तो अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस n का क्यूब चल रहा है, ऐसे यहाँ पे चल रहा है, पर ये सीरीज में थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो क्यूब बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई और n स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n क्यूब हो जाएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा मुझे, n स्क्वायर मिल जाएगा। अब 2n क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, n क्यूब प्लस n क्यूब। अगर हम मैं देखूँ तो अब मेरी सीरीज उसी स्टेप में बनती जा रही है सेम। तो n क्यूब n क्यूब n क्यूब सब में आया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n क्यूब। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो लास्ट वाला स्टेप मेरा क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर। यानी 1 है, नीचे 1 का क्यूब, ऊपर 1 का स्क्वायर, नीचे 2 का क्यूब, ऊपर 2 का स्क्वायर, और नीचे n का क्यूब, ऊपर n का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या सिग्मा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो लिमिट तो मेरी एजेटिक रहेगी, n टेंस टू इन्फिनिटी। सिग्मा की फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों लिया कि आर की वैल्यू जैसी 1 2 3 अप टू रखते चला जाऊँगा, ये मेरे सारे टर्म्स क्या है, वेरिएबल है। ऐसे नीचे भी आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 का क्यूब ये क्या है, सब ये वेरिएबल है। तो इस सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि हमें एक 1/n कॉमन लेना ही लेना है। तो एक हमें 1/n कॉमन लेना है, और रेस्ट जो हमारे उसके अंदर सिग्मा के अंदर टर्म्स बचे हैं उसको हमें r/n की फॉर्म में लिखना है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि n क्यूब कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा r/n की फॉर्म में बन जाएगा। अब इसके लिए मुझे 2n की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब मैं n क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर को मैं इसके नीचे क्लब कर दूंगा, और 1/n को मैं बाहर निकाल लूँगा। तो अब मैं देख सकता हूँ कि 1/n मेरा अलग हो गया, और बाकी के जो टर्म बचे थे वो मेरे r/n की फॉर्म में। अगर r/n की फॉर्म में नहीं क्रिएट होता तो इस क्वेश्चन को मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस हमें सिंपली थोड़ा सा चेंज करना, अभी रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट क्या होगा, रिप्लेसमेंट में हम क्या करना है कि सिग्मा को हटा के हमें सीधा सीधा क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है। सिग्मा के प्लेस पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है। 1/x को हमें dx लिखना है, और r/n को हमें x लिखना है। तो सिंपली हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अब लिमिट की बात आती है, तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल। लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट देखेंगे। तो लोअर लिमिट r की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 डिवाइड करेंगे n से, और लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जैसी लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अपर लिमिट की बात करूँगा तो अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है, n है, तो यहाँ पे n/n कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगेगा ही नहीं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरी जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो कितनी आ जाएगी, 0 to 1। तो 0 to 1 में यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब ये क्या सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। अब इस सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखो, यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब देखूँ तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3x स्क्वायर क्रिएट कर दिया, तो 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को अगर t कंसिडर कर लूँ तो ऊपर क्या है, dt है, ऊपर dt है, तो 1/x की तरह वर्क करेगा। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। x के प्लेस पे कितना, 1 + x³। अब लिमिट वही लगा देंगे 0 to 1, और फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है। तो इसका भी हम यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें क्लब करना है। सबको क्लब करने के लिए पहले एक फॉर्मेट बनना चाहिए। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या यहाँ फॉर्मेट बन रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इन सारे टर्म्स से अगर n कॉमन ले लूँ, n² कॉमन ले लूँ, तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जैसे ही n आएगा तो देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आप n नहीं भी लेते तो भी चलेगा। अगर मैं इसको रूट में n² भी लिख सकता हूँ, n² + 0n 1n 2n ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, तो बेटर है आप n कॉमन ले लो।
ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि हमें 1/n की तो रिक्वायरमेंट होती है, तो 1/n को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, लिमिट के बाहर नहीं आएगा, ये एक्चुअल में यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। तो बाहर लेने के बाद देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना 1/रूट में ये वैल्यू रह जाएंगे और करस्पॉन्डिंग ऐसे ही सब रूट में चलेगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से देखो वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, अप टू कहाँ पे जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे r के यानी जैसे मैं r लेता था वहाँ पे मैंने k भी ले लिया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो r हमारा k की प्लेस पे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने k ले लिया, अब सिग्मा की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो आप वैल्यू रख कर भी चेक कर सकते हो कि k की वैल्यू जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, 0/n की वैल्यू 0, तो 1/1 यानी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, k = 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/n हमें सिंपली वही मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसी करस्पॉन्डिंग अगर मान लो n तक हम लेके जाएंगे तो n तक लेके चलेंगे, तो यहाँ पे n जैसे हम n पुट करेंगे k की वैल्यू तो n-1/n हो जाएगा, तो हमें वही लास्ट स्टेप मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है उसको हमें x कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे हम r/n को करते थे, पर यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, k-1 है। k-1/n को हमें क्या कंसीडर करना है, हमें इसको कंसीडर करना है x। ठीक है, और 1/n को हम क्या कंसीडर करेंगे, dx। ठीक है, अब लिमिट की बात आती है, तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट के लिए लोअर लिमिट कितनी है सिग्मा की, तो लोअर लिमिट यहाँ पे 1 है, तो 1/n से डिवाइड करेंगे और लिमिट लगाएंगे n →∞, तो वैल्यू कितनी, 0। अपर लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, n है, तो n में अगर मैं n से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो लिमिट मेरी कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 to 1, तो 0 to 1 लगाएंगे dx 1/n के प्लेस पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √1 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये सिंपली हमें 1/√x का क्या होता है, 2√x, तो 2√x, x के प्लेस पे 1/1 प्लस x। अब यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे और फाइनली हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कभी कभी मॉडुलस और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे क्वेश्चन के अंदर हम 2 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक पे फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। एक तो हमारी कौन सी, जहाँ पे हम अनदर वेरिएबल ले लेते हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, वहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या आती है, अगर हमें a to b में अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, मान लो c पॉइंट पे हमारा फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है या फिर अनडिफाइन है, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे कि a to c प्लस c to b। आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हम जो यूज़ करेंगे वो है हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n ऑफ t, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है f(x) इंटू dx। अगर इस फंक्शन का पीरियड हमारा अगर n है, तो n के मल्टीपल में हमारा जो भी है n ऑफ t है, तो हम t को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं। उन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, अगर मैं मॉडुलस की बात करूँ, तो मॉडुलस में अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे चेंज होता है, तो ये अंदर वाली वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है, तो मैं बोलूँगा कि x + 2 = 0। तो यानी x = -2 पे जो वैल्यू, यानी x = -2 है, तो वहाँ पे दोनों वैल्यू आपस में चेंज हो रही है। अगर मैं इस वाले फंक्शन की बात करूँ तो वो x + 2 मिलेगा मुझे, अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो ये -(x + 2) मिलेगा। तो मीन्स हमारा x की वैल्यू जो -2 है, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू चेंज हो रही है। लेफ्ट में हमें नेगेटिव मिल रहा है और राइट में हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरी x की जो वैल्यू है वो मेरी कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 4। तो
तो इनके बीच में -2 तो आएगा ही, तो -2 पे मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो -4 से -2, -2 से 4, तो इस वाले के लिए यानी -4 से -2 यानी लेफ्ट साइड में आएगा, तो उसके लिए फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, -(x+2), और राइट साइड के लिए क्या हो जाएगा, x+2। तो सिंपली अभी मैं इसको यानी इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगा के फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम ये भी ऑड वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑड वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि हमें पता है -a/a f(x) इंटू अगर dx है, अगर ये फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैं इसमें x की वैल्यू अगर मैं f(x) की बात करूँ तो f(x) मेरा ये हो जाएगा f(-x) अगर मैं पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, -(x) mod of -x। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलती है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, -(x) mod of x। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, -(f(x)। तो फंक्शन मेरा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन हो गया तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर मान लो कि इस प्रॉपर्टी से आपको नहीं करना है तो मेथड 2 भी है। मेथड 2 क्या है कि हमें इसको ओपन करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे हम ओपन करेंगे, तो हमें पता है कि x इंटू एक्स और x इंटू -x, ये कब होगा, जब x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, और ये कब होगा, x लेस देन 0 होगा। तो अगर मैं लेस देन 0 के लिए अगर मैं बात करूँ तो -x² हो जाएगा, और प्लस के लिए बात करूँ तो x² हो जाएगा। तो ये मेरा -1 to 0 जाएगा, और प्लस ये मेरा 0 to 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो n इज ए कोई पॉजिटिव नंबर है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो x है, ऐसे है, और नॉट एक्सीडिंग x से ग्रेटर नहीं है। फाइंड, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये तो मेरा एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि x माइनस ऑफ, अगर मैं ऐसे देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आप ग्राफ देखते होंगे तो कुछ ऐसे कांटे की तरह चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पीरियोडिक होते हैं, जिसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया है कि ये चीज़ मेरी फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो ये कोई एक ब्रैकेट है, तो आप सिंपली इसको ऐसे ब्रैकेट भी कंसिडर कर लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाएगा, तो अभी आप उसको छोड़ सकते हैं। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका पीरियड कितना है, 1 है। तो मैं अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगाते हुए इसको क्या लिखूंगा, n इंटू 1 लिखूंगा। अब 1 के मल्टीपल में जो भी होगा उसको मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा, और ये सिंपली मेरा क्या रह जाएगा, 0 to 1 रह जाएगा। अब 0 to 1 रह गया, तो अब सीधा सीधा बस मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो n टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिए। तो x का तो सिंपली क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लिमिट हम क्या लगाएंगे, 0 to 1 लगाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर मैं इसका ग्राफ अगर देखूं तो 0 से यहाँ से अगर ये 0 है तो ये यहाँ से जाते हुए यहाँ पे ओपन हो जाएगा 1 पे, और ये एक ऊपर पॉइंट मिल जाएगा 1 पे। तो अगर मैं 0 यानी 1 के लेफ्ट में अगर देखूँ तो ये पूरा एरिया मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सिंपली अगर एक पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे हम मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा इसके ग्राफ में 1 पे, उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट का अगर एरिया की अगर मैं बात करूँ तो उस पॉइंट का एरिया भी क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनली मैं क्या बोलूँगा कि 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर मैं देखूँ तो 0 1 पे मेरा एक पॉइंट मिल रहा है, 1 तक जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे आता है ना। पर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला पोर्शन पूरा मुझे 0 एरिया देगा, और एक पॉइंट का भी एरिया कितना होता है, 0 होता है। तो फाइनली मुझे ये पूरा एरिया क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/2। तो यहाँ से हम
एक ट्रिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। कि अगर हमें ऐसे कुछ निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा अगर हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है तो जैसे कि हम यहाँ से कई क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो कि 0 to 6 आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सीधा मैं इसका आंसर बता सकता हूँ क्या, 6/2 n/2। अगर यहाँ पे मान लो कि 8 होता तो 8/2, 9 होता तो 9/2, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं। पर जब हमारा वैल्यू फ्रैक्शनल में होगी तब उसके लिए अलग हो जाएगा, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मॉडुलस के अंदर हमें क्या देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ तो साइन ऑफ इसकी वैल्यू कब जीरो होगी, जब हमारा एक्स साइन ऑफ x माइनस π/4 इक्वल टू जीरो कब होगा, जब हमारा x साइन x क्या होगा, जीरो होगा। तो साइन ऑफ जीरो के इक्वल में जीरो होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, x माइनस π/4 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो x इक्वल टू कितना, π/4। तो ये जो अंदर मॉड में बैठा हुआ है वो मेरा जीरो कब होगा, जब मेरा x की वैल्यू π/4 होगी। तो मुझे पता चल गया कि ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कहाँ पे चेंज कर रहा है, π/4 पे। मुझे जाना है कहाँ से, जीरो से π/2 पे जाना है, तो बीच में π/4 भी मिलेगा। तो π/4 के लेफ्ट में मुझे कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और राइट में कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा और एक बार इसको नेगेटिव लेके चलूँगा और एक बार पॉजिटिव लेके चलूँगा। तो 0 से π/4 में मुझे कैसा मिलेगा, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव मैंने साइन बाहर ले लिया है। और π/4 से π/2 के बीच में क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव एज इट इज लिख दूंगा। बस अभी कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्टली हमको लिमिट लगाना है, फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7 की बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 7 हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम पहला वही अपना फंडा लगा के यहाँ से सीधा सीधा हम पता कर लेंगे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, यानी अंदर वाली वैल्यू हमारी जहाँ पे जीरो होगी वही टर्निंग पॉइंट है, वहीं पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन इक्वल टू कॉस हो, और ये कब पॉसिबल है, जब जो x की वैल्यू हमारी π/4 हो। या फिर आप इसको डिवाइड कर दो तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि tan इक्वल टू यानी tan x इक्वल टू 1, और tan x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x इक्वल टू π/4। तो π/4 पे ये क्या करेगा, अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। हमें जाना है 0 से π/2, तो बीच में आएगा π/4, तो हमें π/4 के लेफ्ट में नेगेटिव साइन मिलेगा और राइट में पॉजिटिव साइन मिलेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हम दूसरी यानी ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं अभी बताता हूँ। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ सिमिलर होता है, पर इसका टाइमिंग चेंज होता है। कैसे होता है देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये जीरो है, जीरो से π/2 में अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ, या π/2 का ही बना लो बस, ये π/2 का होगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान लो सपोज कर लो π/2 है। और कॉस की अगर मैं बात करूँ तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये जो कट करते हैं वो पॉइंट होता है कितना, π/4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ग्राफ किसका है, मेरा कॉस का है, और ये वाला जो ग्राफ है वो मेरा साइन का है। अगर मैं 0 से π/4 में देखूँ तो कॉस मेरा क्या दे रहा है, ग्रेटर वैल्यू दे रहा है एज कंपेयर टू साइन एक्स। तो जब वो ग्रेटर वैल्यू दे रहा है तो अगर साइन माइनस कॉस करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, साइन माइनस कॉस मुझे कैसा मिलेगा, नेगेटिव साइन का मिलेगा। अगर मैं π/4 से π/2 में देखूँ तो साइन एक्स क्या है मेरा, वो अपर है, ऊपर है,
और cos x क्या है, नीचे है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये मेरा cos x क्या देगा, मुझे लोअर वैल्यू देगा, और sin x क्या देगा, मुझे ग्रेटर वैल्यू देगा। तो sin x माइनस cos x करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा, कब मिलेगा, 0 से π/4। तो 0 से π/4 में मैं क्या करूँगा, माइनस साइन ले लूँगा। तो माइनस साइन, और 0 से π/4 से π/2 में पॉजिटिव साइन करेगा। बस हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद हमें डायरेक्टली लिमिट लगाना है और फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो मॉडुलस में ही है। तो मॉडुलस का मतलब क्या है कि अंदर वाली वैल्यू हमारी कहाँ पे जीरो है वो देखना है। पर यहाँ पे मैंने एक अनदर मेथड से भी किया है, तो वो भी आप देख लो कि मेथड 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे इसका तो आप कर देते हैं और एज इट इज ये लिखते हैं, और x माइनस यानी जिन दोनों का यानी a प्लस बी या 2a माइनस एक्स हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू कितना है, पाई है, तो पाई माइनस एक्स करके ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई। तो यहाँ से मैंने देखा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू भी cos x हो जाएगी, माइनस cos x है, पर मॉड की वजह से क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका डायरेक्टली मैं इसका सोल्व कर सकता हूँ। cos x का क्या हो जाएगा, अब मॉड कैसे हटाया, मॉड हटाने के लिए अगर मैं बात करूँ तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 में ग्राफ ऐसे आएगा, और ये x एक्सिस है, x एक्सिस से ऊपर का एरिया हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, यानी cos हमें पूरी वैल्यू जो देगा वो पॉजिटिव देगा। तो 0 से π/2 के बीच में मॉड का कोई रोल नहीं है। तो सिंपली हम मॉड को हटा देंगे तो cos का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। sin x में डायरेक्टली हम लिमिट लगा देंगे। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि हम इसको ओपन कर दें। तो ओपन करेंगे तो देखो कैसे कैसे ओपन होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं 0 से पाई में, अगर मैं इसका 0 से पाई में अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये पाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। या इसको इतने ग्राफ को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है मेरा π/2। अब π/2 से पहले यानी 0 से π/2 में ये कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और π/2 से पाई में हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस वाले रीजन के लिए क्या होगा, अगर मैं 0 से π/2 के लिए अगर मैं बात करूँ, मेथड 2 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 0 से π/2 में मुझे ये क्या देगा, cos x देगा इंटू dx, और इस वाले रीजन में क्या देगा, वो मुझे माइनस देगा। तो π/2 से पाई के बीच में अगर देखूंगा तो माइनस cos x हो जाएगा इंटू dx। अब इसको फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हमें फर्स्ट मेथड से मिली थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें ये इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करता है। तो मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारी हर एक इंटीजर पे वैल्यू चेंज करता है। अगर मैं इसका ग्राफ अगर आपको दिखाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे ओपन, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे सीढ़ियों नुमा बनता है, सीढ़ियों टाइप का बनता चला जाता है। और ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हर एक इंटीजर पे क्या होता है, चेंज होता है। तो हमें बस इसकी डेफिनेशन चेंज करनी है। तो देखो कैसे कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, x की वैल्यू जो गिवन है हमारी 0 से लेके 1.5 तक गिवन है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, 0 से 2.25 तक मिलेगी। अब एक्स स्क्वायर किसके अंदर आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ रहा है, तो मतलब हर एक इंटीजर पे ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीजर देखूँ तो इंटीजर मुझे क्या क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा और 2.25 तक जाएगा।
अब ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की। अगर मैं एक्स की बात करूँ तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मान लो इतने रीजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, तो वो वैल्यू होगी 0 से 1। ठीक है, अगर 1 से 2 के रीजन में अगर मैं देखूँ तो 1 से 2 मुझे एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब मेरी एक्स की वैल्यू 1 से √2 हो। स्क्वायर रूट लेना है बस। और ये इस वाले रीजन के लिए मुझे क्या करना है, √2 से 2.25। तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, 3 बार ब्रेक करना है। कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 1, 1 से √2 और √2 से 2.25। तो बस इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 0 से 1 और 1 से √2 और √2 से 1.5 तक। ठीक है, सॉरी ये 1.5 होगा एक्स की वैल्यू के लिए। तो हमें ये ब्रेक कर लिया। ये ब्रेक हमने क्यों किया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है और एक्स स्क्वायर हमें 3 ब्रेक दे रहा है, क्योंकि वो उसमें 3 हमारे इंटीजर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 2 के बाद वाला जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 ब्रेक हमें मिल रहे हैं 0 और 1 और 2 पर। तो हमें 1 और 2 हमें क्या करने पड़ेंगे, अलग करने पड़ेंगे। उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स की कितनी है, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 होगी, 2 के करस्पॉन्डिंग √2 होगी। तो मैंने क्या किया, 0 से 1 अलग ले लिया, 1 से √2 अलग ले लिया, √2 से 1.5 जितनी भी वैल्यू गिवन है वो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका ग्राफ अभी हमने बनाया था, 0 से 1 के बीच में हमारा ये पूरी वैल्यू हमें क्या देता है, 0 देता है। और 1 पे कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा। पर उसके बीच में जो एरिया है वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 से 1 के बीच में पूरा एरिया हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब 1 से 2 के बीच में अगर मैं देखूँ तो 1 से 2 के बीच में पूरा मुझे ये कितनी वैल्यू देता है, 1 देता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगी। अगर मैं 2 से x की वैल्यू, सॉरी 2 से यानी √2 तक मैंने वैल्यू ली है अभी, √2 के करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 से आगे जो भी वैल्यू मिलेगी उसके लिए एरिया मुझे कितना, यानी जो वैल्यू मिलेगी इसके ग्राफ में वो वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि जैसे ही मैं √2 रखूंगा तो ये अंदर तो 2 हो जाएगा, 2 से 2.5। तो 2 से 2.5 के लिए वैल्यू मुझे यहाँ से 3 के बीच में मिलेगी, 2 से 3 के बीच में। तो ये वैल्यू मेरे करस्पॉन्डिंग कितनी होती है, 2 होती है। तो वैल्यू बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा। बस अब क्या करना, मुझे इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल वैल्यू निकालनी है। बस इसका ग्राफ आप याद रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, अगर लॉग मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा 0 कहाँ पे होगा, मुझे पता है x = 1 पे मेरा log x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 1/e और e के बीच में मेरा ग्राफ, यानी इसमें मुझे 1 भी मिलेगा, क्योंकि 1/e की अगर मैं बात करूं तो e की वैल्यू 2.71 के समथिंग होता है। तो 1/2.17 और 2.17 के बीच में मुझे कहीं ना कहीं तो 1 मिलेगा ही। और 1 पे मेरा क्या हो रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है ln x का। ठीक है, अगर मॉड लगा देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर चला जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -log x होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, log of x होता है। ठीक है, तो मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1/e से 1 के बीच में हमें क्या मिलेगा, माइनस के log x मिलेगा, और 1 से e के बीच में हमें क्या मिलेगा, log x मिलेगा। तो बस इतना ही चेंज करके हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/e से 1 लिया तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, माइनस के log x मिलेगा, और 1 से e के लिए क्या मिलेगा, log x मिलेगा। बस अब हमें इसको इंटीग्रेट करना और वैल्यू पुट करनी हो, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे आप मेंशन कर लो, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया, लिखा नहीं है कि यहाँ पे ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं है, सिर्फ सिंपल ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, ये वाला सिंपल ब्रैकेट में, ये हमारा सिंपल क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है,
आप इसको सिंपल ब्रैकेट भी कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या है कि 0 से π/2 और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन x है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हमारे कैसे सॉल्व होगी, तो सिंपली आप क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो। तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अलग हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेना कि ये जो बॉक्स है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ठीक है, तो इसका x का तो हम सिंपली क्या कर देंगे, x²/2 हो जाएगा और लिमिट लगा देंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन x की बात करूँ, तो साइन x का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो साइन x का 0 से π/2 में ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ये π/2 है, ये 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलती है वो मुझे क्या मिलती है, सॉरी 1 मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पे मॉडुलस लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि x की वैल्यू मेरी 0 से π/2 की तरफ जा रही है, तो साइन x की वैल्यू मुझे कहाँ से जाएगी, 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग जाएगी। पर जैसे ही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x की वैल्यू अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू मुझे 0 देगा। क्यों 0 देगा, क्योंकि इसके ग्राफ में हमें पता है कि यहाँ से ये 1 तक रहता है और 1 पे जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। तो जैसे ही π/2 पे चेंज करेगा तो π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 पे एरिया तो कुछ होगा ही नहीं ना, पॉइंट का एरिया हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ये नोट कर लो कि पॉइंट का एरिया जो होगा हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये पूरी वैल्यू का हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देगा, वैल्यू 0 देगा। तो 0 से π/2 में साइन का यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंपली इसका हम इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, π²/8। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 साइन x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पाई से 2π के बीच में ग्राफ बनाता हूँ। तो ये मेरा सपोज कर लो कि पूरा ही बना देता हूँ, ये पाई और ये मेरा 2π। ठीक है, तो ये पाई से 2π में मेरा ग्राफ है, ये मेरा क्या है, 0 है। अब 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ग्राफ क्या हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़, यानी ऊपर और नीचे क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले 1 तक जाता था वो अभी कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू मेरी कहाँ से 2 तक मिलेगी। तो अब बात आती है अभी इसके अंदर, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूँ तो सारे इंटीजर पे चेंज होगा। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 0, ये -2 है, 0 से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, -2 तक मैक्सिमम जा रही है। तो मीन्स हमारे पास 0 से 1 और 0 से -1 और -1 से -2 वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे -1 भी मिलेगी, तो ये भी एक इंटीजर आया, तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये -1 किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, पाई प्लस π/6, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ 7π/6। ठीक है, क्योंकि π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, -1/2 के यानी पाई के बाद जा रहा है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एक और वैल्यू पे हमारी सेम वैल्यू होगी -1, तो वो वैल्यू क्या होगी मेरी, यानी 2π में से माइनस कर दो, कितना, 2π में से अगर मैं माइनस कर दूंगा π/6 तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितना, 11π/6। ठीक है, और एक वैल्यू जो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, पाई प्लस π/2। पाई प्लस π/2 थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो गया, मैं अच्छे से बनाता हूँ। ये वैल्यू मेरी पाई है, ये वैल्यू कितना, 2π। तो ये जो मिड मिलेगी वो मेरी होगी 3π/2, यानी पाई प्लस π/2।
ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -2 तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं वैल्यू मेरा -1 भी आ रहा होगा, तो -1 दो वैल्यू पे आएगा। एक तो पाई प्लस पाई बाई 6 कर देंगे, पाई प्लस पाई बाई 6, और एक 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो 11 पाई बाई 6। तो हमारे टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। क्यों कि यहाँ से देखो 0 से -1 तक वैल्यू जा रही है, और फिर क्या हो रहा है -1 से -2, और फिर -2 से -1, और फिर -1 to 0। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे। तो हम ब्रेक कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पाई से पाई प्लस पाई बाई 6 तक करेंगे, पाई से पाई प्लस पाई बाई 6 तक करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, पाई प्लस पाई बाई 6 से पाई प्लस पाई बाई 2, यानी पाई प्लस पाई बाई 2 का मतलब 3 पाई बाई 2। फिर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, पाई यानी 3 पाई बाई 2 से पाई प्लस पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो ये 11 पाई बाई 2 ही है। और नेक्स्ट वाला जो स्टेप हो जाएगा ब्रेकिंग वाला, वो क्या आ जाएगा, 11 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि ये ब्रेकिंग क्यों की है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, 0 से -1 दे रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा। 0 से अगर -1 है तो निगेटिव में मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहाँ से इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा। अब -1 से -2 के बीच में जितनी भी वैल्यू हो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या देगा, -2 देगा। अब -2 से -1 के बीच में इस वाले रीजन के लिए -2 से -1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या देगा, -2 देगा। अब -1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या देगा, -1 देगा। बस हमें क्या करना है, ये तो सारी कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यू हम बाहर निकाल लेंगे। तो सिंपली हमें 1 1 1 यानी कांस्टेंट वैल्यू का सीधा इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, और फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना बेटा इसको, कि x की वैल्यू जो हमारी है वो हमारी 0 से √2 के बीच में जा रहा है। तो x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 के बीच में जाएगा। अगर मैं 0 से 2 के बीच में अगर बात करूँ तो कितने इंटीजर आ रहे हैं, क्योंकि हर एक इंटीजर पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे मेंशन कर लेना, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मैंने लिखा नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देगा, ब्रेकिंग पॉइंट देगा हर एक इंटीजर पे, क्योंकि फंक्शन वहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x² की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से 1 और 1 से 2। तो मेरा दो यानी एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 1 है। तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं x की वैल्यू देखूं, क्योंकि मेरी लिमिट तो किस में रहती है, ये x में रहती है, तो x की वैल्यू देखूं तो 0 से 1 के बीच में मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू भी 0 से 1 होगी। अगर मैं यहाँ से 1 और 2 के लिए अगर देखूँ तो 1 और 1 यानी स्क्वायर रूट अगर मैं इनका ले लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, √2। तो मुझे लिमिट मेरी पता चल गई कि ये पहली हमारी 0 से 1 होगा और फिर 1 से √2। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, 0 से 1 और 1 से √2। अगर 0 से 1 के बीच में अगर मैं देखूँ तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या देता है, 0 देता है। और 1 से √2 की अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 1 देता है। आप ग्राफ देख लो जी, ये 1 है, ये 2 है। अगर 0 से 1 के बीच में अगर ये ऐसे ग्राफ मिलेगा, ओपनली रहेगा, फिर यहाँ से 1 से 2 के बीच में ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू कितनी, 0, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। तो सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो सिमिलर है 13 प्रॉब्लम की तरह। तो यहाँ से मैं देखूँ तो x की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 3 जा रही है, 0 से 3 जा रही है, 0 से 9 जा रहा है। √x की बात करूँ तो √x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 3 जाएगी। ठीक है, तो 0 से 3 जा रही है। अगर √x + 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा 2 से 5 जाएगा।
तो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है कहाँ कहाँ पे, एक तो 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये तो मेरी किसकी है, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 की बात कर रहा हूँ। तो x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कोई भी x की वैल्यू रखूँ और इसकी वैल्यू मुझे 2 से 3 के बीच में मिलनी चाहिए, तो वो मेरी वैल्यू है क्या, 0 से 1। जब मैं 0 से 1 रखूँगा तो रूट x प्लस 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, मुझे 2 से 3 मिलेगा। अगर इसके लिए मैं बात करूँ तो मैं 1 से 2 रखूँगा, और इसके लिए अगर बात करूँ तो 2 से 3 रखूँगा। तो इनके करस्पॉन्डिंग वे, सॉरी कुछ तो मिसिंग हुआ, 0 से 1 पे हमें ये मिल जाएगा, और 1 से 4 पे मिलेगा, 1 से 4 सॉरी, क्योंकि रूट एक्स है ना यहाँ पे, तो जैसे ही मैं 4 रखूँगा तब मुझे 2 मिलेगा, तो 2 ऐड होके 4 तक जाएगा, और ये मुझे मिलेगा 4 to 9 में। तो बस ये लिमिट हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, कि पहली हमारी क्या आएगी 0 से 1, और दूसरी क्या आ जाएगी 1 to 4, और ये कितना आ जाएगा 4 to 9। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यू देखूँ, 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 to 3, और 2 to 3 में ग्राफ मुझे क्या देगा, 2 देगा, और 3 to 4 में क्या देगा, 3 देगा, 4 to 5 में क्या देगा, मुझे 4 देगा। तो सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो। अगर आपका ग्राफ अगर देखना है तो देखो 0 से 1 के बीच में 0 देता है, ये ओपन रहता है, और 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, और 2 से 3 के बीच में वैल्यू कितना देगा, 2 देगा, और 2 ये 2 है, ये 3 है। ऐसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के हम ये ग्राफ आप बना सकते हैं। ओके।